हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2। तो ये वाला जो पार्ट है वो इस चैप्टर का लास्ट होने वाला है। फिर हम चैप्टर 3 में थोड़े बहुत बेसिक्स देखेंगे, जो आज हम यहाँ पे जिस चीज़ का यूज़ करेंगे वही हम वहाँ पर भी समझने वाले हैं, उसी से फॉर्मूले बनेंगे। तो ये वाला पार्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद चैप्टर 4 में हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये आने वाले 3-4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा अगर तुम्हें चैप्टर 2-3 आएगा तभी तुम्हें नेशनल इनकम आएगा, और नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम कवर करेंगे कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन क्या होता है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है, और इनके फॉर्मूले भी देखेंगे, और कब यहाँ प्लस होता है कब माइनस होता है, वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे जो हमारे चैप्टर 3 में यूज़ होगा। तो आज अगर ये तुम्हें समझ में आया तो तुम्हें चैप्टर 3 ईजिली समझ में आ जाएगा, और अगर चैप्टर 3 समझ में आया तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल तुम बहुत आराम से ईजिली कर लोगे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बच्चे थोड़ा सा डरते हैं नेशनल इनकम से, बट इसमें कोई डरने की बात नहीं। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या है। तो कंजम्पशन गुड्स है रिफर्स टू दोज गुड विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। मतलब जो ये कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो जो भी कंज्यूमर है उनके वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि ब्रेड, बटर, टेलीविज़न, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर के वांट्स को। इसमें आ जाते हैं ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टेलीविज़न हो गया, है ना, टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स तक लोग इनको यूज़ करते हैं, और इनसे कंज्यूमर्स को क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनको हम कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्लोथ्स, कपड़े होते हैं कि हम उनको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही हम उनको यूज़ कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनको हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हम उनको एक बार यूज़ कर सकते हैं, सिंगल टाइम कंजम्पशन। इसकी क्या एग्जांपल होंगे, मिल्क हो गया। मिल्क अगर 1 दिन से 2 दिन से ज़्यादा ही कर दोगे तुम, तब क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाता है। 1 दिन से ज़्यादा अगर हमने उसको रख दिया तो वो सिर्फ 1 टाइम कंजम्पशन होती है। फिर आ जाते हैं हमारे कुछ सर्विसेज क्या होते हैं, वो हमें दिखते नहीं हैं, वो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को। मतलब कि जैसे कि सर्विस ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये सब हमें सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। इनकी सर्विसेज हमें दिखती नहीं है बट हमें फ़ील होती हैं कि ये हमें सर्विसेज मिल रही हैं और हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने में, किसके, दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में, जो हमें हेल्प करते हैं। जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी, अब मेरे पास एक मशीनरी है तो उससे मैं क्या कर रही हूँ, उस मशीनरी की हेल्प से मैं अदर गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल गुड्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। देखो क्या होता है, ये मैंने एक मशीनरी ख़रीदी, ठीक है, अब मैं उस मशीनरी को यूज़ कर रही हूँ 10 साल तक, मतलब कैपिटल स्टॉक ऐड हो रहा है। मैंने मशीनरी ख़रीदी, मैंने फिर हमारे यहाँ इन्वेंट्रीज़ ऐड हो गई, फिर मैंने कोई और एसेट ख़रीद ली, ऐड होते जा रहे हैं मेरे कैपिटल स्टॉक, ठीक है। अब वो 10 साल तक मैंने वो मशीनरी यूज़ करी तो हमेशा उसकी वैल्यू वही तो नहीं रहेगी। पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें जो डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट का, वो इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसमें जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओवरऑल एसेट। अगर मैंने कोई एसेट 1 लाख में मशीनरी खरीदी थी तो वो उसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा कि मैंने 1 लाख में ख़रीदी थी, उसमें से मैंने कोई डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं हटाया है।
फिर जब मैं उसमें से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से फॉर एग्जांपल 10,000 जो था वो डेप्रिसिएशन था, तो 10,000 जब मैं उसमें से हटा दूंगी तो जो अमाउंट बचेगा 90,000 वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो वो हमारा हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन होता क्या है, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पासेज ऑफ टाइम और चेंज इन टेक्नोलॉजी। तुम सबको पता ही होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि जब हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू फॉल हो जाती है, मतलब अगर मैं कल को कोई गाड़ी खरीद के लेकर आ रही हूँ तो उसकी जैसे ही वो शोरूम से बाहर निकलेगी वैसे उसकी वैल्यू फॉल हो जाएगी। अगर मैं उसको अगले दिन या 1 महीने बाद भी बेचने जाऊँ तो उतने ही प्राइस पे नहीं बिकेगी, उससे कम प्राइस पे बिकेगी। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करते हैं, नॉर्मल वियर एंड टीयर या फिर टाइम जैसे पास हो जाता है। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको 2-3 साल हो गए, मशीनरी खरीदी थी 2-3 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो टाइम बीत गया ना, तब उसकी वैल्यू गिरेगी। 5 साल पहले इन्फ्लेशन कुछ और था, टाइम कुछ और था, अब कुछ और है, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू गिर जाएगी। या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। स्मार्टफोन्स में होता है ना कि हर साल न्यू फ़ोन आते हैं मार्केट में, तो जो पुराने फ़ोन होते हैं उनकी वैल्यूज़ गिर जाती हैं। तो यही हमारा क्या होता है, डेप्रीशिएशन। अब हम देखते हैं ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा, इसमें तुम देखोगे ग्रॉस से जब हम नेट पे जाते हैं, देखो ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल करने में यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसका यूज़ वहाँ पे करेंगे जब हम नेशनल इनकम मीज़र कर रहे होंगे। तो इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जब हम ग्रॉस से नेट पे आते हैं तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। जब हम ग्रॉस से, यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, जब यहाँ पे आओगे तो माइनस करना है डेप्रिसिएशन। जब नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो क्या करना है, ऐड करना है डेप्रिसिएशन। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब मैं ग्रॉस से नेट पे आऊँगी तो डेप्रिसिएशन को माइनस करूँगी, और जब नेट से ग्रॉस पे जाऊँगी तो डेप्रिसिएशन को ऐड करूँगी। पीछे हमने जैसे इसका फॉर्मूला भी देख लिया था कि ये एक इसका फॉर्मूला याद कर लेना, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया इसको। उसके बाद अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू निकालना हो तो नेट वैल्यू में जब डेप्रिसिएशन, वही है ना यहाँ पे, अगर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी। अगर ग्रॉस निकालना है तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी, तो मेरा ग्रॉस निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है जो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करी जा रही है कि जब ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और जब नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो प्लस करेंगे। ये फॉर्मूला भी वही कह रहा है और ये डायग्राम भी वही कह रहा है। यही हमें आगे जाकर इसका यूज़ होगा। तो इसको अच्छे से इसको लिख लो, ये डायग्राम भी बना लो अपनी कॉपी में, दोनों फॉर्मूले लिख लो और ये भी लिख लो जो मैंने एक्सप्लेन करा कि ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो माइनस करते हैं और नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो प्लस करते हैं। अपनी नॉर्मल हिंदी में लिख लो तुम्हें, जिससे तुम्हें जब भी तुम कॉपी खोलो 1-2 महीने बाद भी, क्योंकि अभी तुम पढ़ लोगे तुम्हें याद रहेगा, 4 महीने बाद भूल जाओगे, तो उसको अपने नॉर्मल भाषा में जैसे तुम्हें समझ में आए वैसे लिख लो, जिससे अगर तुम 4 महीने बाद भी कॉपी खोलो ना तो तुम्हें वीडियो ना ओपन करना पड़े, तुरंत तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नोट्स बनाओ, नोट्स अपने हिसाब से बनाओ कि तुम्हें कैसा समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें ये 3 चीज़ें हम इम्पॉर्टेंट है। तो हमने डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट देख ली, फिर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, और आगे हम देखेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इन तीनों का हमें करना है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ माइनस कर देते हैं। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हमारे गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगाए जाते हैं। अगर मैं कोई एक नॉर्मल सा बिस्किट भी खरीद रही हूँ तो उस पर भी मैं टैक्स पे कर रही हूँ। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, उन सारे टैक्सेस को हटा के एक टैक्स लाया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हर गुड और हर सर्विस पे लगाया जाता है। कौन लगाता है इसको, गवर्नमेंट लगाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हमें पता नहीं होता हमसे टैक्स लिया जा रहा है, अब तो सबको पता है।
बट ये गवर्नमेंट हमसे इनडायरेक्टली ले रही है गुड्स और सर्विसेज पे लगा के। जैसे इनकम टैक्स क्या होता है, वो एक इनकम जिसकी एक पर्टिकुलर इनकम हुई वही पे करेगा, बट इनडायरेक्ट टैक्स कौन से, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हर कोई पे करता है। अगर एक बैगर जो है वो भी अगर एक बिस्किट खरीद रहा है तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। सब्सिडीज़ क्या होती हैं? सब्सिडीज़ एक ऐसे कुछ हेल्प होता है जो गवर्नमेंट फर्म्स और हाउस होल्ड को देते हैं विद अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। मतलब जनरल वेलफेयर के लिए हमने कुछ छूट दे दी या कुछ उनकी कुछ सब्सिडीज़ दे दी, कुछ उनको बेनिफिट्स दे दिए। नॉर्मल, जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स में से ये सब्सिडीज़ को माइनस कर दूंगी तब मेरा आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आ जाएगा मेरा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। तो फैक्टर कॉस्ट होता है कि अमाउंट पेड टू फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर में हम प्रोडक्शन प्रोसेस समझ चुके हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस भी समझ चुके हैं। जब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब ये अपनी सर्विसेज ये काम करते हैं, उस काम के बदले इनको क्या मिलता है? कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ अमाउंट मिलता है, उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट। अमाउंट पेड टू फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जब वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं उसके लिए हम उनको कुछ अमाउंट पेड करते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब देखते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, एक पेन मैं बना रही थी, वो पेन बनाने में मुझे लगा 7 रुपीज़ लगे मुझे उस पेन को बनाने में, बट मैं मार्केट में बेच रही हूँ 10 रुपये में। तो 10 रुपये क्या है? उसका मार्केट प्राइस है जिसमें वो एक्चुअली में बिक रहा है। प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जिस प्राइस में वो प्रोडक्ट बिक रहा है उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसकी भी हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे, जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हम प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो यहाँ पे ये बात हो रही है कि यहाँ पे है मार्केट प्राइस, यहाँ पे है फैक्टर कॉस्ट। यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, एरो देखो किस साइड बना है, तो हम ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ क्लियर है। ये अभी यूज़ नहीं होगी, जब हम थर्ड चैप्टर करेंगे तो ये क्लियर होना चाहिए। ये वीडियो अच्छे से देख लेना जिससे हम अगले थर्ड चैप्टर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है। ये क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं? जितनी भी इनकम रिसीव हुई है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, अपनी कंट्री से नहीं, एब्रॉड से जितनी इनकम रिसीव हुई है उसमें से मैं माइनस कर दूं जितनी इनकम मैंने पे करी है। जितनी इनकम मैंने कमाई है अदर कंट्रीज से उसमें से मैं माइनस कर दूं जितनी इनकम मैंने पे करा है। फॉर एग्जांपल, जितने भी लोग बाहर अर्न करते थे, बाहर दूसरे कंट्रीज़ के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, उन सब ने कमाया 1 लाख रुपए मिल के। बट कुछ दूसरे कंट्री के लोग भी यहाँ भी इंडिया में भी कमा रहे होंगे, तो उनको हमने पे कर दिया 10,000 रुपये। तो जब मैं उस 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दूंगी, जो 90,000 होगा वो होगा मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जितना हमने फैक्टर इनकम अर्न करा है और जितना हमने फैक्टर इनकम पे करा है, उनको जब हम माइनस कर देंगे, जितना अर्न, सिंपल सा देखो, अर्न माइनस पेड। यहाँ बस हम एब्रॉड की बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कि जितना हमने एब्रॉड से अर्न करा है और जितना हमने एब्रॉड को पे करा है, जब हम उनको माइनस कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता क्या है? वो इनकम जो हम अर्न करते हैं, जो नॉर्मल रेसिडेंट, हमने नॉर्मल रेसिडेंट पिछली वीडियोज़ में पूरा अच्छे से डिस्कस करा था, तो नहीं पता मीनिंग तो पहले पुरानी वीडियो देखो तब अच्छे से क्लियर होगा। तो जो इनकम हमने अर्न करी है नॉर्मल, जो हमारे दूसरे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट हैं, हमारे कुछ लोग दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे होंगे,
उस कंट्री के वो नॉर्मल रेसिडेंट हुए, वहाँ पे जो वो इनकम अर्न कर रहे हैं किस फॉर्म में अर्न कर रहे होंगे, या तो उन्हें सैलरी मिल रही होगी, या किसी का वहाँ पे घर होगा तो उसे रेंट मिल रहा होगा, किसी ने किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा होगा तो वहाँ से डिविडेंड मिल रहा होगा। तो वहाँ से हम जो भी हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडेड इंडिया, बाकी कंट्री से हम जो भी अर्न कर रहे हैं वो हमारा होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड क्या है, अब कुछ लोग हमारे इंडिया में भी तो काम कर रहे होंगे बाहर के कंट्री के, तो वो जब वो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो हम उनको कुछ इनकम पे कर रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है तो हम उसको सैलरी दे रहे होंगे। अगर बाहर कोई यूएसए का पर्सन है, उसका इंडिया में घर है, तो उसने वो घर रेंट पे दे रखा है तो उसका रेंट जा रहा होगा। वो सब जो इनकम है जो वो यहाँ से कमा रहा है तो उसमें हमारी कंट्री तो पैसे दे रही है, तो वो हो जाता है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, नेशनल डोमेस्टिक। जब हम नेशनल से डोमेस्टिक पे आएंगे तो हम NFIA क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हम प्लस करेंगे। देखो यहाँ पे है नेशनल, यहाँ पे है डोमेस्टिक। जब हम यहाँ पे आएंगे सेम वही है, यहाँ पे हमेशा माइनस ही करना है, NFIA माइनस करेंगे। और जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम प्लस करेंगे NFIA, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल यही है बस। तो इसके बाद बस यही था, यहाँ तक ही हमने हमारा था। तो ये बहुत ही बेसिक था। इसके बाद हम जब अगला वीडियो जो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो 3rd चैप्टर होगा, उसमें हम इन्हीं जो हमने यहाँ पे सीखा इन डायग्राम्स के थ्रू, कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, जो हमने फॉर्मूले 1-2 सीखे वो सब हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम नेशनल इनकम को भी मेज़र करने में इनका यूज़ करेंगे। तो इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से रिवाइज़ कर लो। थैंक यू।